दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सफर जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम लोग ने आर्टिकल 12 एंड 13 जिसमें हम लोग के फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताया गया, उसमें बताया गया कि स्टेट जब हम लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स में तो उसका क्या मतलब होगा, और जब लॉ बोलेंगे तो वो कौन कौन से कानून होंगे जिसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आपको एक क्लैरिटी के लिए आर्टिकल दिया गया 1218 कि 12 में डिफिनेशन बताया गया स्टेट का एंड 13 में बताया गया है कि अबाउट कौन से लॉ को आप चैलेंज कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ द लॉ कैन बी चैलेंज्ड, राइट। तो आज सही मायने में शुरुआत होगा फंडामेंटल राइट्स का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं। एंड जब हम 33, 34 एंड 35 की बात करेंगे तो उसमें एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। तो सही मायने में बोला जाए तो आर्टिकल 14 से लेकर 13 एंड देन 32 इज आवर फंडामेंटल राइट्स। एंड जो आर्टिकल 13 है एक डिलीटेड पार्ट है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि अब क्या बन चुकी है एक लीगल राइट। मैंने पहले ही बता चुका है, ये 300A में दिया गया है, 300 क्लॉज ए में एंड पार्ट 12 में। चलिए शुरू करते हैं। सो राइट टू इक्वालिटी, हिंदी में बोले तो समता का अधिकार। तो ये किस आर्टिकल में है, किससे किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 to 18। सो आर्टिकल 14 क्या है, the state shall not deny to any person equality before law or equal protection to the law। now दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये दोनों अलग अलग चीज है, सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन इसका कंसेप्ट डिफरेंट है, राइट। तो इसमें पर्सन का मतलब कौन कौन से होंगे, सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेनर। अगर कोई विदेश से जो लोग हमारे कंट्री में आते हैं उन लोग के पास भी ये राइट है, राइट। तो कोई भी कंपनीज हो गया, रजिस्टर्ड कंपनीज हो गई, लीगल पर्सन हो गए, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, तो वो किसके टर्म में आएगा, पर्सन। जब मैं पर्सन बोलूं तो वो कंपनी भी हो सकती है, सिटीजन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज हो सकती है। ओके ना, अब बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, यानी कानून के समक्ष समानता, हिंदी में बोले तो ये कहां से लिया गया इसका कंसेप्ट, तो ब्रिटेन से लिया गया। इट इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट। ये कहां चलता है ये कंसेप्ट, तो ब्रिटेन में चलता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हर कंट्री से कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स लिए गए, हर तो मैं नहीं बोलूंगी लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री से प्रोविजंस लिए गए हैं और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए। ऐसा नहीं कि एज इट इज उतार के रख दिया गया, यहाँ के सिचुएशन के लिए क्या फेवरेबल है उसके अकॉर्डिंग रखा गया। फाइन ना, अब क्या कहता है कंसेप्ट, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, यानी किसी के लिए स्पेशल सुख सुविधा नहीं देना। एब्सेंस यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप ऐसा नहीं कि खूब आप उसको प्रिविलेज दो, सुविधा दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुविधा दो जो किसी आम नागरिक के लिए नहीं हो, एक सिटीजन को आप देते चले जाओ, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल को देते जाओ, तो ये इसमें नहीं चलेगा। यहाँ पे किसी के लिए भी स्पेशल सुविधा नहीं होगी। एवरीवन इज इक्वल, सब लोग बराबर है, ठीक है, लेकिन इसके सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो उसमें एक्सेप्शंस है, रेस्ट्रिक्शन है, वो सारे चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोविजन भी जानो, एक्सेप्शंस भी जानो, रेस्ट्रिक्शन भी जानो। ओके, तो इसमें क्या बोला गया, पहली बात कि किसी के लिए भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, एवरीवन इज इक्वल। दूसरा बात क्या कहता है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट।
वो हर एक इंसान के लिए जो कानून है वो इक्वल रहेगा। यानी जो मोदी जी के लिए कानून रहेगा वो मेरे लिए भी रहेगा, जो एक चपरासी के लिए भी रहेगा, वो किसी टाटा बिरला अंबानी के लिए भी वही सेम कानून रहेगा, और वही जो कोर्ट होगी वो सेम कोर्ट में वो बात कही जाएगी, है ना। यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कोर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी संरक्षण मिलता है किसी भी राइट्स का, अगर कहीं भी जाते हो अपने कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तो कहाँ जाते हो? कोर्ट में ना। तो इसीलिए बोला गया है कि वो जो ऑर्डिनरी लॉ है वो सब पे समान तरह से लागू होगी। फिर वही बात, एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लॉ हर एक पर्सन पे इक्वली तरह अप्लाई होगी, एंड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, जो कानून का जो संरक्षण करने वाला जो हमारा कोर्ट है वो भी इक्वल जजमेंट देगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे फेवर में ले ले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सब के लिए वो समान होगा, समान तरह से कानून को लागू करवाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आती है कि नो पर्सन इज अबव लॉ। कानून के ऊपर कोई नहीं है, उसके लिए कोई भी टाटा नहीं, कोई भी बिरला नहीं, कोई भी अंबानी नहीं, कोई भी आम नागरिक नहीं, कोई भी गरीब नहीं है। एवरीवन इज इक्वल एंड नो वन इज अबव लॉ। कानून के ऊपर नहीं है कोई। ऐसा नहीं कि ऊपर कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है, नहीं ना, सब तो इक्वल है ना। यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि कोई राजा है जो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा उसको पावर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीवन इज इक्वल एंड नो वन इज अबव लॉ। जब आप ब्लाइंड फोल्डेड लेडी को देखते हो, अंधा कानून जिसको बोलते हैं, वो जो अंधा कानून किस लिए है? वो क्योंकि वो किसी को नहीं देखती कि कौन अमिताभ बच्चन जी है, कौन कोई आम नागरिक है। सब लोग उसके समान समक्ष समान है, ठीक है ना, सब लोग उसके सामने इक्वल है, ठीक है। नाउ ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? रूल ऑफ लॉ, है ना, यानी कानून का शासन, ठीक है। और ये जो टर्म है वो कौन लाए थे? एवी डाइस से, जो कि ब्रिटेन के काफी जाने माने ज्यूरिस्ट है, ठीक है। नाउ रूल ऑफ लॉ क्या कहती है? एब्सेंस ऑफ एरिबिट्ररी पावर, यानी कोई भी एरिबिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए। एरिबिट्ररी यानी अनलॉफुल पावर, ठीक है। एंड इसमें यह भी बात कहा गया है कि आप किसी भी इंसान के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। गलत व्यवहार यानी इन द सेंस उसको जेल में पकड़ के नहीं डाल सकते अनटिल एंड अनलेस को कोई वो कानून ना तोड़ा हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई उठा के जेल में जाके भर सकता है, नहीं ना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई क्राइम कमिट नहीं करोगे, जब तक आप कोई ऑफेंस नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी जेल उठा के नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आर्बिट्री पावर नहीं होना चाहिए, यानी अनलॉफुल पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अकानूनी तरीके से आपको नहीं ले जा सकता, ठीक है। इसमें भी वही बात क्या गई, इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ, यानी सारे सिटीजन पे वो जो लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, इक्वली तरीके से अप्लाई होगी। एंड जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट है उसी तरह से डिसीजन भी देंगे इक्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है ना। एंड इसमें थर्ड कंसेप्ट भी है जो हमारे कंट्री में लागू नहीं होता। ये जो दोनों चीजें वो हमारे कंट्री पे लागू होता है। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स ऑफ द राइट नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, एक सोर्स ऑफ द राइट है। हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन दिया है? कोई पर्सन दिया है क्या? कोई कन्वेंशन के थ्रू हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स है? बिल्कुल नहीं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ पढ़ोगे तो उसमें 3 कंसेप्ट दिया गया है। ये दोनों कंसेप्ट हमारे कंट्री पे लागू होता है। एंड थर्ड कंसेप्ट जो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ द राइट्स नहीं है, बल्कि हमारे कंट्री में सोर्स ऑफ द राइट्स है, इसलिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है। एंड ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका अलग से चैप्टर है। बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए बोला गया क्योंकि इसको पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट के द्वारा चेंज नहीं कर सकती, इसको हटा नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हटाएगी तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाएगी, भाई मत हटाओ क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर अलग से मैं बनाऊंगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
यानी कानून का समान संरक्षण। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? यूएसए से। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है किसका? इक्वालिटी बिफोर लॉ का एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का। हमारे कंट्री में दोनों ही चीजें एप्लीकेबल है, दोनों ही प्रोविजन एप्लीकेबल है। एंड नाउ कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या कहती है, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेज एंड कन्फर्ड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। यहां पे ये कहता है कि आप समान तरीके से व्यवहार तब करोगे जब वो पर्टिकुलर इंसान समान तरह से सिचुएटेड है। एंड ये समान क्या है, मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें ये बोल रहा है आप लोग को कि आप लोग को नहीं, ये प्रोविजन क्या बोल रहा है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल करना, एकदम करो, लेकिन उसका जो सिचुएशन होना चाहिए समान होना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लो कि हमारे कंट्री में टैक्स देते हैं, हम लोग देते हैं ना। तो देखो, तो सरकार ने स्लैब बनाया। किस तरह स्लैब बनाया? कि जो 10 लाख कमाते हैं ईयरली, जो 10 लाख कमाते हैं उनको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसको मत लेना कि मैं सीधा प्रोविजन लेके बता रही हूं, नहीं, ये एग्जांपल है बस। देखो, तो 10 लाख जो कमाते हैं एनुअली उनको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा टैक्स स्लैब ये बोलती है कि जो 5 लाख जो भी कमा रहे हैं, 5 लाख के अंडर 5 लाख, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इसका मतलब समझो कि वो जो सारे लोग जो 10 लाख कमा रहे हैं उनको 10% देना होगा सरकार को, और वो जो सारे लोग जो 5 लाख कमा रहे हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी यहाँ पे वो सारे लोग 10 लाख कमा रहे, तो इसलिए वहां पे इक्वालिटी उन लोग के साथ होगा कि हाँ, सब लोग 10 लाख कमा रहे तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे आ जाओ कि जो 5 लाख के जो नीचे कमा रहे हैं, वो जो सारे लोग इक्वली सिचुएटेड है, क्योंकि वो सारे लोग क्या 5 लाख से कम कमा रहे, इसलिए उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टैक्स। ओके, तो ये 5 लाख के लोग जो हैं, जो कमा रहे हैं 5 लाख से कम के लोग, वो इक्वली ट्रीटमेंट होगा कब? जब इक्वली सिचुएटेड है। सिचुएटेड यानी क्या? कि वो लोग 5 लाख से कम कमा रहे, इसलिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी क्या हो गया यहाँ पे? इक्वल ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन इक्वल सर्कमस्टांसेस के तहत हो रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लोग तो यहाँ पे इक्वल से नहीं बोल सकते कि सबको यहाँ पे बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अमीर भी है, गरीब भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि आपको ट्रीटमेंट तो इक्वल करना ही होगा, लेकिन इक्वल सर्कमस्टांसेस के, इक्वल स्थिति के अंतर्गत आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा। फाइन, तो इक्वल सिचुएशन समझ में आया, क्योंकि इक्वल सर्कमस्टांसेस क्या बोल रहा है। एंड जो बात आती है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉस टू ऑल कंट्री बोल रहे हैं, सॉरी, हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। कभी कभी टंग स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, उसके लिए प्लीज सॉरी, अब से रिपीट नहीं होगा। ओके, तो हो जाता है अक्सर, ठीक है। तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ बोल रहा है, यानी जो लॉस का यूसेज होगा वो भी सिमिलरली सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लो कि एक इंसान जो है वो काफी क्राइम करता है, 4-5 आदमी को टपका देता है इन द सेंस कि उड़ा देता है गोली से, ठीक है, मर्डर कर देता है। एंड जो वो पुलिस वाला है, एक मान लो पुलिस वाला हो गया, क्या किया उसको कि वो जो गुंडा था उसको मार दिया। तो वो जो गुंडा होगा उस पर क्रिमिनल लॉ चलेगा ना, उस पर क्रिमिनल लॉ चलेगा, लेकिन उस पुलिस वाले पे कौन सा लॉ चलेगा? कोई लॉ चलेगा, क्योंकि उन्होंने इनकाउंटर किया तो उनको तो सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो काम ही है इनकाउंटर करना है, उनका कहीं तो कहीं पावर है ना इनकाउंटर करना। अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ ना, तो क्या उस पुलिस वाला उनको शूट किया तो उनको क्या सजा होगी? क्या नहीं ना होगी, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं, ठीक है ना, उनके पास ये शक्तियां है, पावर है ना, कि वो इनकाउंटर कर सकता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर गुंडा है
कोई भी गुंडा है, कोई भी गुंडा है, अगर किसी को मर्डर करता है, किसी का मर्डर करता है, तो उसको क्रिमिनल लॉ के तरह ट्रीट किया जाता है। यानी यहाँ पे पुलिस वाले के लिए अलग लॉ है एंड क्रिमिनल लॉ के लिए अलग लॉ है। तो क्या हुआ कि सिमिलर एप्लीकेशन, जो यूसेज होगा, जो यूज होगा, यूटिलिटी ऑफ द लॉ होगा, वो जो होगा सिमिलर लोग पे होगा। यानी जो क्रिमिनल जो कमिट किया है वो काम, उसको क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत लाया जाएगा, एंड जो पुलिस किया गया वो काम किया, इनकाउंटेड किया, तो उनके अकॉर्डिंग लॉ से बोला जाएगा कि उनको सबूत देना होगा कि क्यों ऐसा करना पड़ा। क्योंकि इनकाउंटर मतलब ये नहीं होता कि सीधा ठोक दो, वो आपको बताना पड़ता है, आपसे रीजन पूछा जाएगा। आप अगर पुलिस वाले हो तो आपने क्यों किया, किस सर्कमस्टांसेस में किया। तो यानी आप समझ रहे हो कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ टू द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करती है ये, यानी यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सबको एक जैसे ट्रीट करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एक जैसे इन द सेंस क्या कि एक जो पर्टिकुलर आदमी, कोई क्रिमिनल एग्जांपल, कि अगर क्रिमिनल है तो उनको क्रिमिनल लॉ के अंडर लाओ, अगर वो पुलिस है, पर्टिकुलर आदमी पुलिस है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको बताया जाए कि हाँ आप कहाँ गलत हो, क्या नहीं हो। अगर सजा का प्रावधान है तो वो भी होगा। ठीक है, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए अपने पॉइंट्स को तो उनको शायद सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके अलग कुछ लॉज होते हैं, क्रिमिनल के कुछ अलग लॉज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लॉस तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन है वहां पे होगा जब वो आदमी सेम तरह क्राइम कमिट किया होगा एंड सेम सिचुएशन पे होगा। समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पे भी बोला है कि इक्वालिटी तो होगा, लेकिन सिमिलर कंडीशन एंड सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी इसके। ठीक है ना, इसके अगले पार्ट में बताऊंगी कि एक्सेप्शंस क्या है इसके, एंड उसी पार्ट में आपको आर्टिकल 15 का भी इंट्रोडक्शन दे दूंगी। ओके ना, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो भी सही नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज को पकड़ने में टाइम लगता है ना। तो एक नया नया कंसेप्ट है, तो आपके दिमाग में आने के लिए भी सारा कंसेप्ट मैं एक बार बता दूं तो शायद आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वालिटी फॉर लॉ, तो मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलो तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो मैं बिल्कुल वहां पे हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको कंफ्यूजन को दूर करना। ठीक है ना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ ले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।